हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अंदर डायग्नोसिस क्या क्या करते हैं और इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं। क्लियर है? इस छोटी सी वीडियो के अंदर आज हम पूरा ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमें सीधा सा पता है कि ये किसकी वजह से होता है, तो हमें पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, रोड शेप का होता है, रोड शेप का होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, रोड शेप का होता है ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है? हाँ, जिसको हम टीबी बोलते हैं वो यही है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, इसी के साथ ग्राम शेप का, ग्राम पॉजिटिव होता है, रोड शेप का एसिड फास्ट बेसिली होता है, ये हमको पता है। ठीक है, हाँ, रोड शेप का एसिड फास्ट बेसिली होता है। रोड शेप का क्या होता है? एसिड फास्ट बेसिली। एसिड फास्ट बेसिली होता है। इसी के अंदर हम लोग जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस को कोच फिनोमेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? तो लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज कोच फिनोमेन। इसको कोच फिनोमेन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज करी थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया था? फर्स्ट टाइम इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1882 के अंदर, 1882 के अंदर, 1882 के अंदर रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज करी थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कोच फिनोमेन कहा जाता है। और क्या कहते हैं सर इसको? तो सभी को पता है कि ये बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। क्या मतलब होता है बैरोमीटर का? बैरोमीटर का मतलब सीधा सा होता है बैरियर। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सामाजिक मेलजुल। ठीक है, तो सीधा सा बात है, बैरोमीटर का मतलब होता है बैरियर, अवरोध का काम कर देता है। समाज के अंदर आप मिलजुल नहीं सकते हैं किसी से। ठीक है, हाँ, अवरोध का काम कर देता है। क्लियर है? तो ये कौन कर देता है? ट्यूबरक्लोसिस। कौन कर देता है? ट्यूबरक्लोसिस। हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है भाई? है भाई, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी को पता है कि कब करते हैं, तो हम जानते हैं 24 मार्च को किया जाता है। कब करते हैं? 24 मार्च को। क्लियर है? तो लिख लो, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या वर्ल्ड टीबी डे, ये हम करते हैं 24 मार्च। कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? विश्व क्षय दिवस। क्लियर है? 24 मार्च को। अब एक बात आती है कि ये दो प्रकार की होती है सर। एक तो होती है पल्मनरी, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मनरी, जिसको ईपीटीबी कहते हैं। एक होती है एक्स्ट्रा पल्मनरी। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पल्मनरी और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मनरी। याद रखना, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? जो पल्मनरी वाली होती है ये मोस्ट कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन होती है, 70 से 75% तक यही वाली ट्यूबरक्लोसिस होती है। इसी के साथ कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल भी यही होती है। हाईली इन्फेक्शियस कौन सी होती है? हाईली इन्फेक्शियस की बात करें तो यही होती है। कम्युनिकेबल भी यही होती है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने का काम कौन सी टीबी करती है? तो पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी? पल्मनरी टीबी।
पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, हाँ इसको इसी को बोलते हैं हिंदी में फेफड़ों की टीबी। क्या बोलते हैं? फेफड़ों की टीबी, लंग्स की टीबी, दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी के? मोस्ट कॉमन है 70 से 75% चांसेस होते हैं। इन्फेक्शियस टीबी होती है, कम्युनिकेबल होती है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका ईपीटीबी। क्या होता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो याद रखिएगा ये रेयर होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। 10 से 15% तक ही चांस होते हैं कि ये वाली टीबी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इट इज मोर डेंजर, ये डेंजर होती है। अगर ये एक बार हो जाए तो डेंजर होती है, घातक साबित होती है सर। इट इज मोर डेंजर, ये बहुत ज्यादा घातक होती है। क्लियर है? हाँ, ये इसकी सीवियरिटी बहुत तेज होती है। कौन सी वाली की? दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये रेयर होती है, पहली बात तो होगी ही नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि 10 से 15% तक चांस होता है ज्यादातर। ये एक तो नॉन कम्युनिकेबल होती है, फैलती नहीं है, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, फैलने वाली बीमारी टीबी कौन सी है? तो पल्मोनरी टीबी है, लंग्स की टीबी है। क्लियर है? जिसको हमने मोर कॉमन बता दिया है कि ये मोस्ट कॉमन होती है, 70 से 75% तक कम्युनिकेबिलिटी इसके अंदर ही होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का काम कौन करती है आपके? तो यही वाली टीबी करती है। क्लियर है? अब हम इसका बाद देख लेते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है सर? कितना इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस का। इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 4 से 8 वीक होता है। कहने का मतलब 1 से 2 मंथ, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है भाई। ठीक है? उसके बाद आता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या आता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? तो ड्रॉपलेट होता है भाई। क्या होता है? ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। बिल्कुल, छींकते हैं ना, खांसते हैं, छींकते हैं, तो एयरबोन के द्वारा क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होने वाली कौन सी है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है? क्योंकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तो फैल रही नहीं है। ठीक है भाई? क्लियर है? अब हम इसके साइन देखेंगे कि साइन कौन कौन से होते हैं भाई। क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इसके साइन। क्लियर? चलिए, तो हेडिंग लगाते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं भाई। साइन एंड सिम्टम्स की हेडिंग लगाते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली आती है इसकी कौन सी? लेटेंट फेज आती है। सबसे पहली जो फेज आती है साइन सिम्टम्स के अंदर, फेजेस के अंदर देखेंगे कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली आती है लेटेंट स्टेज। कौन सी? लेटेंट स्टेज आती है। लेटेंट स्टेज, तो आपको पता है किसी भी बीमारी की कोई पहली स्टेज होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। कहने का मतलब है एसिम्प्टोमेटिक शो होती है। क्लियर? एसिम्प्टोमेटिक होती है, तो इसके अंदर लिख लो एसिम्प्टोमेटिक। इसी के साथ कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है, सबसे पहले लिम्फ नोड्स होती है ना, वो क्या करती है? उससे लड़ने का काम करती है, अरे हमारी लिम्फोसाइट। तो फिर क्या होती है? उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी। ये दो चीज देखने को मिलती है आपके लेटेंट स्टेज के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है? लेटेंट स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, सेकंड नंबर पे आता है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज आता है। प्राइमरी स्टेज के अंदर क्या होता है भाई? तो प्राइमरी स्टेज के अंदर सीधा सा होता है, याद रखना, जो डिजीज होती है ये लंग्स को इफेक्ट कर देती है। इसके अंदर डिजीज अफेक्ट्स लंग्स, ये लंग्स को इफेक्ट कर देती है डिजीज। ठीक है? और यहां पे जो बैक्टीरिया होता है वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है? हाँ, बैक्टीरिया रेप्लिकेशन स्टार्ट, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 बनना शुरू हो जाते हैं, तभी तो ये क्या करती है? फैलती है। ठीक है? अगर हमारी बॉडी में एक ही बैक्टीरिया रहेगा और मैं खांस रहा हूं, मैं छींक रहा हूं, मान लो मुझे ट्यूबरक्लोसिस है, मैं खांस रहा हूं, मैं छींक रहा हूं, ठीक है, और वो एक बैक्टीरिया वो नहीं है, तो क्या इन्फेक्टेड होगी? क्या नहीं होगी? 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, इस टाइप में क्या होता है? धीरे धीरे रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। ठीक है? तो प्राइमरी स्टेज के अंदर। उसके बाद आता है एक प्रोग्रेसिव या फिर एक्टिव टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव या एक्टिव टीबी आती है थर्ड पे। क्या आती है? थर्ड नंबर पे आती है आपके प्रोग्रेसिव या फिर एक्टिव टीबी। इसके अंदर क्या होता है? मोर चांसेस
ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के मोर चांसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मतलब ट्यूबरक्लोसिस ने क्या कर दिया, बैक्टीरिया ने पूरे लंग्स को कवर कर लिया है, अफेक्ट कर दिया है, अब फैलाने का काम है। तो प्रोग्रेसिव जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, मोर इन्फेक्शियस होती है, ये क्या होती है, मोर इन्फेक्शियस होती है, बता दिया है, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, या हम बोल सकते हैं मोर इन्फेक्शियस होती है, मोर इन्फेक्शियस होती है। इसी के साथ स्पूटम के अंदर भी क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर आप संक्रमित व्यक्ति के स्पूटम के टच में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस फैलने का चांसेस क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। क्लियर है। स्पूटम इज ऑल्सो स्प्रेड द डिजीज, स्पूटम भी क्या करेगा, डिजीज प्रोड्यूस कर देगा, फैला देगा, ठीक है। स्पूटम के अंदर भी क्या हो जाता है, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, और अगर आप कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के स्पूटम के, तो आपके भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस मोर हो जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। तो ये 3 स्टेजेस बताइए। पहली तो बताई है कौन कौन सी, देख लो। सबसे पहली बताई है मैंने लेटेंट, कौन सी बताई है, सबसे पहले कौन सी बताइए, लेटेंट स्टेज। लेटेंट के अंदर सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक देखा है, लिम्फेडिनोपैथी देखिए, क्या देखिए, लिम्फेडिनोपैथी। उसके बाद प्राइमरी स्टेज देख ली, इसके अंदर अफेक्ट कर दिया डिजीज ने लंग्स को, और बैक्टीरिया ने रेप्लिकेशन शुरू कर दिया, 1 के 2, 2 के 4। उसके बाद हमने देख लिया प्रोग्रेसिव एक्टिव टीबी, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, बहुत सारे चांसेस है इन्फेक्शन के, ठीक है, बिल्कुल, डिजीज ने अपना बड़ा रूप ले लिया। मोर इन्फेक्शियस, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होती है, कम्युनिकेबल बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ अगर कोई प्रोग्रेसिव टीबी या एक्टिव टीबी के अगर किसी पर्सन के स्पूटम के भी टच में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, तो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद आता है आपका एक ईपीटीबी, क्या आता है, ईपीटीबी, सी के अंदर क्या आता है, ईपीटीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या आता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है। अब आता है आपका ईपीटीबी। तो हम जानते हैं कि ये जो साइन होते हैं, ये स्टेज के अंदर क्या होती है, डिजीज होती है, वो डिसेमिनेटेड हो जाती है। इस स्टेज के अंदर डिजीज डिसेमिनेटेड हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, लिख लो। डिसेमिनेटेड बाय, डिसेमिनेटेड हो जाती है कहां कहां पर, ब्लड के अंदर, ब्रेन में, ब्लड में हो जाएगी, ब्रेन में हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अपने कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इनके अंदर अगर फैल जाती है ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक आता है पोर्ट्स टीबी, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है वो मैं बता देता हूं। एक आता है आपके सीधा सा पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्स टीबी। पोर्ट्स टीबी क्या होती है, तो दिस इज ए स्पाइनल टीबी होती है, क्या होती है, स्पाइनल टीबी। स्पाइनल टीबी को ही पोर्ट्स टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोर्ट्स टीबी कहते हैं। याद रखना, स्पाइनल टीबी को ही क्या कहते हैं, पोर्ट्स टीबी कहते हैं। एक आता है मोस्ट कॉमन टीबी इन जीआईटी, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो कौन सी पार्ट के अंदर होगा, ठीक है। एक एमसीक्यू जो बनता है, मोस्ट कॉमन टीबी इन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो याद रखना इलियम में होती है। सबसे मोस्ट कॉमन कहां पे होगी, इलियम के अंदर। एक आता है कि मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस, मोस्ट कॉमन टीबी होती है कहां पे, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो रही है तो कहां पे होगी, फैलोपियन ट्यूब में। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लिख लो। मोस्ट कॉमन टीबी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है एम्पुला, कौन सा होता है, एम्पुला, और ये एम्पुल की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, ये हमको पता ही है, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा पार्ट एम्पुल पार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है, एम्पुल पार्ट में होता है। एम्पुला पार्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी के। तो ये हमारी किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं। अरे किसकी बात कर रहे हैं भाई, ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं। क्लियर,
चलिए अब हम देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स के अंदर और क्या क्या चीज मोस्ट कॉमन होती है जो देखने को मिलती है। तो सभी जानते हैं कि इसके जो साइन सिम्टम्स के अंदर मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है, तो देख लो। सबसे पहले तो आएगा कफ, खांसी चलती है मोर देन 14 डेज। अगर 14 दिन से ज्यादा की खांसी है तो वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ये हम जानते ही हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस, वेट लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या देखने को मिल जाएगा, एनोरेक्सिया, भूख भी नहीं लगती है सर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या, फटिगनेस, थकान थकान रहती है। नाइट स्वेट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, नाइट स्वेट देखने को मिलती है, नाइट के अंदर पसीने आते हैं। इसी के साथ छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, सिक्स्थ नंबर पे याद रखना हेमोप्टाइसिस देखने को मिलता है। हाँ, कफ इन ब्लड, ब्लड के अंदर अगर कफ आ रहा है तो भी देखने को मिल जाता है। हेमेटोमेसिस देखने को मिलता है, हेमेटोमेसिस देखने को मिलता है। ये काफी सारी जो साइन सिम्टम्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं, ठीक है, इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। वीकनेस, फटिगनेस, ठीक है, हेमेटोमा, हेमोप्टाइसिस, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या है, फीवर। क्या है, फीवर, फीवर तो देखने को मिलता ही है, फीवर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स है जो जनरली टीबी के पेशेंट में या टीबी के मरीज में या ट्यूबरकुलोसिस के मरीज में पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। खांसी देखने को मिलती है, कहा जाता है ना कि 2 सप्ताह से अधिक की खांसी टीबी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, वो यही इसलिए कहते हैं। वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, फटिगनेस, थकान थका रहेगा पर्सन, ठीक है, हाँ बिल्कुल वो नहीं रहेगी। इसके अलावा एनर्जी नहीं रहेगी, नाइट स्वेट, नाइट में पसीने आते हैं, हेमोप्टाइसिस, कफ के अंदर ब्लड आ गया, हेमेटोमेसिस, वोमिटिंग के अंदर अगर ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें साइन सिम्टम्स होते हैं जो किसके अंदर मोस्ट ऑफ देम देखने को मिलते हैं, किसके अंदर देखने को मिलते हैं भाई, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में। अब हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर डायग्नोसिस कौन कौन सा करते हैं, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करते हैं कि डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या करते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर मैं बता दूं आप सभी को, सबसे पहला आता है आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट। क्या आता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं। याद रखना, ट्यूबरकुलिन टेस्ट से एक जो स्पेशल एमसीक्यूज पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ये किसने दिया था, किसने दिया था, तो वॉन प्रिक्वेट ने दिया था। अरे भाई, इससे सीधा सा एक ही एमसीक्यूज बनता है कि ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसने दिया था, तो वॉन प्रिक्वेट ने दिया था। वॉन प्रिक्वेट ने 1907 के अंदर वॉन प्रिक्वेट ने आपके ट्यूबरकुलिन टेस्ट दिया था। नेक्स्ट आता है आपके मॉन्टेक्स टेस्ट। एक मॉन्टेक्स टेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, हाँ समझ लेना कैसे कैसे करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट को, ठीक है, समझ लेना, क्लियर। लिखो MANTOUX, मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर PPD, प्रोटीन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, PPD का यूज करते हैं। क्या करते हैं, अरे इसके अंदर क्या करते हैं भाई, PPD का यूज करते हैं। PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। PPD का यूज किया जाता है मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर, क्लियर है। कैसे करते हैं तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं आप सभी को। इसके अंदर क्या करते हैं, जो PPD सबस्टांसेस होता है इसको कितना लेते हैं, 0.1 ml लेंगे, इंट्राडर्मल लगा देते हैं। कहां पे लगा देंगे, इंट्राडर्मल लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मरीज को घर भेज देते हैं, 0.1 ml लगा के इंट्राडर्मल, और उसके बाद सर्कल करके और मरीज को क्या देंगे, घर भेज देंगे कि बोले आप जाइए। उसके बाद 48 से 72 आवर के बाद, समझ लेना भाई क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, 48 से लेके 72 आवर के बाद उसको क्या किया जाता है, अगेन चेक किया जाता है। वापस से चेक करेंगे आप 48 से 72 घंटे। आप बोलेंगे सर अगर एमसीक्यूज एक ही पूछ ले कि 48 की 72, तो बता के आ जाना 72 आवर, 72 घंटे बाद वापस बुलाते हैं उसको और चेक करते हैं कि वो कितना सेंटीमीटर ऊपर उठा है। जो एरिया के अंदर हमने PPD लगाया है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लगाया है, वो कितना ऊपर उठा है उसका क्या देखेंगे, लेवल देखेंगे, क्लियर है। क्या देखेंगे, लेवल देखेंगे। अब उसका लेवल कैसे देखेंगे तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं। अगर वहां पे सर्किल बन गया है लेस देन 5 mm, अगर 5 mm से छोटा सर्किल बना है तो नेगेटिव है, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। लेकिन अगर 6 से 9 mm के बीच में आया है तो फिर डाउटफुल है,
डाउटफुल है, मतलब अगेन सेकंड कोई अदर टेस्ट कीजिए, इससे पता नहीं लग पाएगा। 6 से 9 पे है तो मतलब डाउटफुल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मोर देन अगर 10 आ गया, मोर देन 10 mm या 10 mm, तो दिस इज ए पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव। लेकिन इसी के अंदर एक और चीज याद रखनी है आपको कि अगर मोर देन या 15 mm आ गया, इसका मतलब उसके टीबी नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। याद रखना, लिख लेना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, ऑलरेडी एम्स के अंदर आया हुआ है कि अगर मोर देन 15 mm तक या इससे ज्यादा अगर क्या आ रहा है, व्हील वहां पे उत्पन्न हो रहा है पीपीडी लगाने के बाद, किसके अंदर, नॉन-टेस्ट टेस्ट के अंदर, तो क्या वो पॉजिटिव है या नहीं है? तो नो टीबी, उसके अंदर टीबी नहीं है। आप बोलेंगे सर आपने बोला था 10 से ज्यादा, हाँ 10 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 15 से ज्यादा है नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, इसलिए इसके अंदर क्या नहीं होगा। अब आप जानते हैं अगर किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग अगर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है बॉडी के अंदर, तो वो डिजीज नहीं टिक पाती है। तो अगर 15 mm से ज्यादा का अगर बनता है तो मतलब एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, ये बीमारी इसके अंदर नहीं है। तो ये करते हैं हम मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर। लिख लेना भाई, याद कर लेना, किसके अंदर करते हैं? मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर पे, एक थर्ड नंबर पे आता है एक्सपर्ट एमटीबी या रिप। एक्सपर्ट एमटीबी या रिप, याद रखना ये नोटसेट 2023 का सवाल है। नोटसेट 2023 के अंदर पूछा हुआ सवाल है ये कि ये क्यों करते हैं। तो याद क्या, इससे क्या पता लगेगा? तो इससे रेसिस्टेंट पावर पता लगती है। रेसिस्टेंट ऑफ रिफाम्पसिन की रेसिस्टेंट चेक करते हैं। क्या करते हैं? रिफाम्पसिन की रेसिस्टेंट पावर चेक करते हैं। किससे करते हैं? एक्सपर्ट एमटीबी आरआईपी से। क्या चेक किया जाता है कि हमारी जो बॉडी है, मरीज की जो बॉडी है, वो रेसिस्टेंट पावर, प्रतिरोधी क्षमता तो पैदा नहीं कर ली है भाई रिफाम्पसिन से, क्योंकि ये क्या करेगी, रिफाम्पसिन के साथ दोस्ती कर लेगी। तो रिफाम्पसिन है वो उसको कोई नुकसान पहुंचाएगी नहीं, तो वो आराम से रहता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो रेसिस्टेंट पावर चेक करते हैं किसके? रिफाम्पसिन की। कौन सा टेस्ट यूज करके? एक्सपर्ट एमटीबी रिप। क्लियर है? याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद एक आपने सुना होगा, एक इंपॉर्टेंट काफी प्रचलित रहता है, सीबी नाट। फोर्थ नंबर पे आता है आपका सीबी नाट टेस्ट आता है। क्या आता है? सीबी नाट। सीबी नाट की फुल फॉर्म क्या होती है? सीधा सा यही एमसीक्यूज पूछा है कि सीबी नाट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीबी नाट की फुल फॉर्म कोई बता सकता है मुझे? बताइए। तो याद रखिएगा, सीबी नाट का फुल फॉर्म होता है कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्या होता है? लिख लो, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये क्या करता है? तो ये भी रेसिस्टेंट ऑफ रिफाम्पसिन चेक करने के लिए कहा जाता है। ये भी रिफाम्पसिन की रेसिस्टेंट पावर चेक करने के लिए किया जाता है आपका सीबी नाट टेस्ट। कौन सा? सीबी नाट। क्लियर है? हाँ, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्लियर है? आ गया समझ में? कौन कौन से हमने देख लिए, पता है आप सभी को कौन कौन से देख लिए हमने? सबसे पहला तो हमने देखा है कौन सा वाला, ट्यूबरकुलिन टेस्ट देखा है। ट्यूबरकुलिन के बाद मोन्टेक्स टेस्ट देखा। मोन्टेक्स टेस्ट के बाद हम ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद हमने उसके बाद देखा थर्ड नंबर पे एक्सपर्ट एमटीबी या रिप। उसके बाद में हमने क्या देखा है? उसके बाद में देखा है सीबी नाट। क्या देखा है? सीबी नाट। और एक आता है आपका जेड स्टेनिंग। लास्ट 5 नंबर पे कौन सा आता है? जेड स्टेनिंग आता है। जेड स्टेनिंग आता है। याद रखिएगा, ग्राम स्टेनिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और माइकोलिक एसिड की वजह से ग्राम स्टेनिंग पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जेड स्टेनिंग करते हैं। जेल नेल्सन स्टेनिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेल नेल्सन स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जेड स्टेनिंग के अंदर मोस्ट ऑफ देम करते क्या है?
इसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसी एक वो बना ली जाती है, ऐसी एक संरचना बना ली जाती है भाई। क्लियर है, ऐसी एक संरचना बना ली जाती है। क्लियर, ये 100 डब्बे हो गए, कितने हो गए 100। ऐसी जाली ले ली जाती है, वहां पर क्या देखा जाता है, ये ऑयल फील्ड होती है। क्या होती है, ऑयल, ऑयल होता है इनके अंदर, ऑयल फील्ड होती है। ठीक है, हाँ, इनके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। क्या होता है भाई, ऑयल होता है। समझ लेना भाई कैसे कैसे की जाती है। ठीक है, हाँ समझ लेना, ऑयल होता है। ठीक है, ऑयल फील्ड कैविटीज होती है, ये क्या होती है, ऑयल फील्ड कैविटी। समझ में आ गया, ऑयल फील्ड कैविटी होती है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि इनके अंदर बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हम सैंपल लेते हैं इसके अंदर फिर फिल्ड करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी होती है। अगर इसके अंदर एक ही है, मान लो 3 4 5 6 7 ऐसे करके 6 7 ही मिल रहे हैं, तो उसको लेवल ऑफ मार्किंग देते हैं। ठीक है, एक के अंदर अगर 9 है तो फिर हम उसको ज्यादा मार्किंग देते हैं। तो जेडन स्टैनिंग के अंदर इस ऑयल फील्ड कैविटी के द्वारा क्या की जाती है, पता लगाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट एक जो इंपॉर्टेंट आपके पास आता है टेस्ट, वो आता है स्पूटम माइक्रोस्कोपी। 6 नंबर पे क्या आता है आपका, स्पूटम माइक्रोस्कोपी। स्पूटम माइक्रोस्कोपी आता है। जो स्पूटम माइक्रोस्कोपी होता है, याद रखिएगा, दिस इज ए कन्फर्मेटिव टेस्ट। कन्फर्मेटिव, कन्फर्मेटिव होता है। कौन सा होता है कन्फर्मेटिव, कौन सा होता है कन्फर्मेटिव, तो दैट इज द स्पूटम माइक्रोस्कोपी इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, याद रखना। ठीक है, कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होगा, स्पूटम माइक्रोस्कोपी। आप बोलेंगे सर स्पूटम का सैंपल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, तो देख लो समझ लो कैसे लेते हैं। ठीक है, स्पूटम का सैंपल 3 सैंपल लेते हैं। कितने सैंपल लेते हैं, 3 सैंपल लेंगे। अब 3 सैंपल के अंदर पहला सैंपल तो ऑन स्पॉट लेते हैं। ऑन स्पॉट का मतलब है जब मरीज डॉक्टर के पास दिखाने गया है तभी ले लेते हैं पहला सैंपल। सेकंड सैंपल, सेकंड वाला नेक्स्ट डे लेते हैं, और उसके थर्ड वाला उसके नेक्स्ट डे लेते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे, 3 दिन के अंदर 3 सैंपल लेते हैं। इसी के साथ याद रखिएगा, तीनों जो सैंपल होते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग लिए जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग लेते होते हैं, क्या लेने होते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, सुबह जल्दी लेते हैं। ठीक है, हाँ, भूखे पेट लेते हैं, कुछ खाने पीने से पहले ये सैंपल ले लिया जाता है। हाँ, आप पानी से हल्का सा मुंह धो सकते हैं, लेकिन पीना नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे जो कफ होता है, ठीक है, वो नीचे चला जाएगा, तो सैंपल ठीक नहीं आएगा। इसी के साथ याद रखना, सैंपल हमेशा थिक लेना होता है, थिक सैंपल लेना होता है, गाढ़ा सैंपल लेना होता है। अगर थिन सैंपल आ रहा है, थिन सैंपल आ रहा है तो वो गलत है। आपको सैंपल लेना है कौन सा, थिक, अर्ली इन द मॉर्निंग लेना है, सुबह जल्दी लेना है। सबसे पहला सैंपल, 3 सैंपल लेते हैं। कई बच्चों के कंफ्यूजन था कि सर 2 सैंपल लेते हैं कि 3, नहीं 3 लेते हैं। कितने लेते हैं, 3। याद रखना, पहला सैंपल तो ऑन स्पॉट ही ले लेंगे। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आपके तकलीफ हो रही है, तो पहला सैंपल तो वो डब्बा दे के ले लेगा, बोले आप इसमें डिब्बे में पहले तो सैंपल दो। पहला सैंपल हो गया, नेक्स्ट अगले दिन सुबह जल्दी सैंपल लेके आना है, उसके अगले दिन सुबह भी सैंपल लेके आना है। ऐसे करके 3 सैंपल देते हैं। कन्फर्मेटिव होता है, क्या होता है, कन्फर्मेटिव होता है। क्लियर है। और उसके बाद आप बोलोगे कि सर एक्सरे भी कर देते हैं, तो हाँ बिल्कुल, एक्सरे से भी कुछ क्या होते हैं पता लगा लेते हैं। ठीक है, एक्सरे के अंदर भी पता लगा लिया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिससे आप ट्यूबरक्लोसिस का पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में, कि सर इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन पोर्शन आता है, एक नाम आता है, आपने सुना होगा डोट्स। क्या आता है, डोट्स आता है। डोट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये डोट्स कब आया था, तो ये आया था 1993 के अंदर। कब आया था भाई डोट्स आपके, कब आया था, 1993 के अंदर। याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, हाँ, एक आपने सुना होगा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। ये कब आया था, तो ये आया था 1992 के अंदर। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो 1992 के अंदर आया था।
1902 नहीं, 1962 एक आया था RNTCP। हाँ, RNTCP है आपका, ये आया था 1992 के अंदर। डोट्स है आपका, डोट्स आ चुका है आपका 1993 के अंदर, ठीक है। और एक आया था डोट्स विथ RNTCP, क्या आया था? डोट्स विथ RNTCP आया था। क्लियर है? तो ये कब आया था? ये आपके आया था भाई 1997 के अंदर। कब आया था? डोट्स विथ RNTCP, ये कब आया था? 1997 के अंदर आया था डोट्स के अंदर। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं 5 दवाइयां इसके अंदर मेन देते हैं। कौन कौन सी देते हैं? ट्रीटमेंट। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। या एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ATT चलाई जाती है। चलाते हैं ATT? चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो दे दी जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल। ये 5 स्पेसिफिक ड्रग होती है जो कि ATT, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर चलती है, ठीक है। ये ड्रग हम देते हैं, कई सारे इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या होता है, रिफाम्पसिन से रेड ऑरेंज यूरिन कलर आता है, क्लियर है। हाँ, ऑटोटॉक्सिसिटी स्ट्रेप्टोमाइसिन से हो जाती है। ये सभी एक हमने ओवरऑल ट्यूबरक्लोसिस की बात कर ली है, ठीक है, जिसके अंदर कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे डॉट्स के रिगार्डिंग कि सर डॉट्स के बारे में हल्का सा बताइए ना। किसके बारे में आ रहे थे? डॉट्स के बारे में आ रहे थे कि सर डॉट्स के बारे में हल्का सा बताइए। तो डॉट्स के बारे में मैंने पर्टिकुलर बता दिया है भाई, ठीक है। हाँ, सबको बता दिया है, पर्टिकुलर बता दिया, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। कि डॉट्स के अंदर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स बोलते हैं, 1993 के अंदर आ गया था। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया था और रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में आया था। डोट्स है आपका 1993 और डोट्स विद RNTCP आया था। क्या आया था? डोट्स विद RNTCP। तो ये 1997 के अंदर आ गया था भाई। कब आ गया था? 7 के अंदर। ट्रीटमेंट के अंदर हम मोस्ट ऑफ देम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं। इसी के साथ एक जो स्पेसिफिक MCQs बनता है आपका, वो स्पेसिफिक MCQs बनता है, वो ये बनता है कि कौन सी ऐसी न्यू मेडिसिन है, न्यू मेडिसिन बोल लो या ड्रग बोल लो, न्यू मेडिसिन या ड्रग है जो कि आप ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ATT के अंदर ऐड कर दी गई है। ATT के अंदर क्या हो चुकी है? ऐड हो चुकी है। कौन सी है भाई ऐसी? तो याद रखिएगा, नई ड्रग का नाम है बीडाकुलिन। कौन सी वाली ऐड हो चुकी है? बीडाकुलिन। बीडाकुलिन जो ड्रग होती है ये ऐड हो चुकी है सर, क्लियर है। बीडाकुलिन भी अब ATT के अंदर ऐड हो चुकी है, क्लियर। चलिए, तो आई होप कि आप सभी के ट्यूबरकुलोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने फेजेस देखी हैं, लेटेंट में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या होता है, फिर साइन सिम्टम्स देखे हैं कि फीवर होता है, नाइट स्वेट होता है, वीकनेस होती है, फटीगेबिलिटी होती है, सब कुछ देखा है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने बिल्कुल आराम से पढ़ा है, ठीक है। उसके अंदर ट्यूबरकुलिन टेस्ट बताया, मोन्टेक्स टेस्ट बताया है, जेडन स्टेनिंग बताई है, स्पूटम माइक्रोस्कोपी, और क्या बताया है भाई बताओ, और क्या बताया? मोन्टेक्स टेस्ट बताया कि नहीं बताया? मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर जेडन स्टेनिंग के अंदर क्या बताया था? ऑयल फिल्ड कैविटीज के द्वारा भरा जाता है, उनके अंदर फिर माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या देखी जाती है कि कितने हैं कि कितने नहीं है, क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का क्या था, प्रयास था। इसी के साथ हमने नॉरसेट 8 का जो टारगेट बैच है, जो भी बच्चों का सपना है नर्सिंग ऑफिसर के अंदर, एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनने का, नॉरसेट 8 के अंदर, तो याद रखिएगा टारगेट बैच बड़े जोरों शोरों से शुरू है भाई, ठीक है। टारगेट बैच है जो बड़े जोरों शोरों से शुरू है, ठीक है। 5,000 रुपए इसका प्राइस रखा गया है, ठीक है। और इसी के साथ जिन बच्चों का सपना है कि नहीं सर हम तो सेंट्रल की जॉब के अंदर रेलवे के कर्मचारी बन के बैठेंगे सर, हाँ RRB के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनना है,
तो आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो टारगेट बैच चल रहा है सर, ठीक है, कौन सा बैच चल रहा है? टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है 10 दिसंबर से। भाई नया बैच चल रहा है आप सभी के लिए, बिल्कुल न्यू रहने वाला है, नया चल रहा है 10 दिसंबर से। तो बिल्कुल मैं तो कहता हूं सर, जिनका सपना है कि सर हमको तो आरआरबी में चाहिए, तो वो बिल्कुल इसके अंदर एनरोल करके अपने सपने को एक नया मोड़ दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपनी मंजिल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल है, रहने वाला है आपका आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट का ये बैच। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी के ट्यूबरक्लोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।